आज एक इंतहाई अहम मौजू के ऊपर, जैसे साबका अखबार के अंदर, साबका क्लासेस के अंदर हमने बहुत सारे अहम मौज़ूआत पे बात की। तो आज का एक इम्पॉर्टेंट मौजू है जिसके ऊपर हम आज इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। और आज की क्लास हमारी आयरन के ऊपर है, आयरन डेफिशिएंसी। असल में इस आयरन के मौजू को क्यों चुना गया? आयरन बेसिकली किस तरह से हमारे जिस्म में एब्जॉर्ब होता है, इस प्रोसीजर को समझना है। लेकिन आयरन हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी है, इसकी कमी या बेशी दोनों नुकसानदेह हमारे लिए। तो इस लिहाज से हमें आयरन को समझना है। लेकिन हम सिर्फ आज आयरन ही नहीं समझ रहे, आयरन का एब्जॉर्प्शन ही नहीं समझ रहे, बल्कि हम दीगर भी जो चीज़ें इंजज़ाब के अमल से गुजरती हैं हम उसको भी समझेंगे। मिसाल, हम किसी पेशेंट को कुछ गोल्ड का भी खिला देते हैं, सोने का, चांदी भी खिलाते हैं, और मेटल्स भी उसको अद्वियात की सूरत में भी देते हैं। इसके अलावा ग़िज़ाओं या दीगर और चीज़ों के थ्रू भी उनको इस तरह की चीज़ें जाती हैं जिस्म में। तो वो किस मैकेनिज़्म से, किस तरह से इंतज़ाम करती हैं, उस आइडिया को आज आप इसमें समझेंगे इंशाल्लाह। तो हमारा आज का मौजू आयरन के ऊपर है कि आयरन की कमी या ज़्यादती से क्या होता है। लेकिन कमी या ज़्यादती से पहले हमें इस बात को समझना है कि आयरन किस तरह जिस्म में कहाँ से, किस तरीके से जज़ब होता है। सबसे पहले एक आयरन के ऊपर एक और बात समझ लें कि बहुत सारी चीज़ें इंसानी जिस्म के अंदर तैयार भी होती हैं, लेकिन आयरन जिस्म में तैयार नहीं होता। आयरन इंसानी जिस्म को बाहर से चाहिए होता है। तो किस तरह का आयरन हमारे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है, किस तरह के आयरन हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है, और अगर आयरन कम हो तो जिस्म उसको कैसे पूरे करेगा, और अगर आयरन ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए हमारा जिस्म क्या रिस्पॉन्स देगा, इसको हम समझेंगे। हम इसके पाथवे को भी समझेंगे, और इसके साथ साथ हमें रोज़ाना एक आम नॉर्मल इंसान को कितने आयरन की ज़रूरत होती है, मर्द को, औरत को, इस सारे प्रोसीजर को हम तरतीबात समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमने बोर्ड के ऊपर कुछ चीज़ें ड्राइंग की हैं, पहले इनको समझ लेते हैं, और वक्त बचाने के लिए हम पहले ही कुछ चीज़ें ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने GIG एक ट्रैक बनाया है जिसमें हम गज़ा की नाली को भी दिखा दिया गया है और मैदे को दिखा दिया गया है, और ये हिस्सा थोड़ा चौड़ा करके दिखाया गया है ताकि इसके अंदर हम अपनी कुछ चीज़ें बता सकें। समझिए कि ड्यूडेनम का एक हिस्सा है जो आंतों की नुमाइंदगी कर रहा है, कि आंतों में जहाँ से इस आयरन का एब्जॉर्प्शन का अमल होना है, इंजज़ाब का अमल होना है, वो कैसे होना है वो हम यहाँ देखेंगे। तो ये GIT ट्रैक्ट हो गया। इसके साथ साथ हमने यहाँ पर एक लीवर को भी ड्रॉ किया हुआ है, लीवर की नुमाइंदगी कर रहा है, जिसमें हमने कुछ हेपाटोसाइट सेल्स दिखाए हैं। इसके अलावा ये रेड लाइन के अंदर हमने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को दिखाया है, ताकि इस सर्कुलेशन सिस्टम का भी इसमें जहाँ जहाँ हमें मुआवनत की ज़रूरत पड़ेगी तो उसकी नुमाइंदगी होगी। यहाँ पर हमने एक सेल को बड़ा करके दिखाया है। ये सेल कौन सा है? ये हमारे ड्यूडेनम में, आंतों में, जिसने इंतज़ाब का अमल करना है, जहाँ से आयरन ने उसको किस तरह से उठाना है, बेसिकली होना यहाँ है, इस लाइनिंग के अंदर होना है। ये इसकी पूरी लाइनिंग है चारों तरफ से। जब ये आते होती हैं तो इसकी ये हर तरफ से ये लाइनिंग है चारों तरफ से। तो हमने उसकी नुमाइंदगी यहाँ पर दी है, कुछ हमने सेल्स को यहाँ दिखाया है, और उनमें से एक सेल को हमने बड़ा किया ताकि हम इसके मैकेनिज्म को समझ सकें। और इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट हैं जो हम इंशाल्लाह आगे दौरान गुफ्तगू बताएंगे। और इसके साथ साथ हमने एक यहाँ पर हमने बोन मेरो सिस्टम BMS से जाहिर किया है, एक बोन को दिखाया है, हड्डी को, और ये बोन मेरो सिस्टम को बता रही है, क्योंकि बोन मेरो का एक बहुत अहम किरदार होता है। क्या किरदार है? RBCs बिलखसूस और भी चीज़ें बन रही हैं यहाँ पर, प्लेटलेट्स वगैरह, उसकी इब्तिदा यहीं से होती है। जो स्टेम सेल्स जनरेट होते हैं बोन मेरो हाउस के अंदर या बोन मेरो सिस्टम के अंदर, और वहाँ से मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ किस्म के सेल्स और ये चीज़ पैदा होंगी। लेकिन हम इस वक्त आज जो हमारे मौजू से रिलेटेड बात है बिलखसूस, वो कौन सी है? रेड ब्लड सेल्स के मुतालिक। तो उसकी डेवलपमेंट कहाँ होगी? बोन मेरो के अंदर स्टार्ट होगी, और यहाँ से ये मुख्तलिफ मराइल तय करने के बाद ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में आता है। ठीक है, इसके ऊपर हमारी बात होगी। तो इस बोन मेरो सिस्टम में एक सेल एरेथ्रोब्लास्ट को हमने यहाँ दिखाया है, और यहाँ हम देखेंगे कि एरेथ्रोब्लास्ट के अंदर किस तरह से RBC की डेवलपमेंट हो करके, मुख्तसरन देखेंगे RBC को। जब हम RBC के ऊपर हमारी प्रॉपर क्लास होगी या बोन मेरो के ऊपर प्रॉपर क्लास होगी तो उसमें इसका मुकम्मल मैकेनिज्म हम इंशाल्लाह समझेंगे। इसके साथ साथ हमने एक स्प्लीन को दिखाया है। इस स्प्लीन के अंदर क्या होता है कि 120 दिन की RBC की एक उम्र होती है औसत। उस औसत उम्र में 120 दिन के अंदर उसने एक्सपायर होना है। जब ज़ईफ़ हो जाता है 120 दिन में, या उससे पहले अगर वो डैमेज हो जाए या उसकी कंडीशन ख़राब है, तो वो भी आकर के यहाँ पर कैच कर लिया जाता है मैक्रोफेजिस के अंदर, और वहाँ डिस्ट्रॉय किया जाता है। और वहाँ डिस्ट्रॉय करने का इसका मकसद क्या होता है कि उसमें मौजूद आयरन को वापस ले लिया जाए। तो हमारी बॉडी के अंदर मैक्रोफेजिस वो जो प्रोडक्ट है, वो सिस्टम है जो आयरन को दोबारा प्रोसेस करता है
रेडी निकाल करके लाता है एक्सपायर मटेरियल में से, जो सेल्स हमारे एक्सपायर हो रहे हैं उसमें से, और उसको दोबारा जिस्म के हवाले करता है। वो कैसे करता है वो हम यहाँ एक मैक्रोफेज हमने बड़ा किया है, हमने इसमें से एक मैक्रोफेज लिया, उसको बड़ा किया है, और जिस्म में और जगहों पे भी जहां जहां मैक्रोफेज होते हैं उसके बारे में भी समझेंगे। और ये आयरन स्टोर करने का एक बहुत बड़ा जरिया है, जिस्म में, बोन मैरो में भी मौजूद है, स्प्लीन में, इस तरह लिवर में भी ये मौजूद होता है। तो हमने यहाँ स्प्लीन का एक मैक्रोफेज लेकर के और उसमें एक आरबीसी दिखाया है, और ये आरबीसी किस तरह से इसका तियापाचा होगा, किस तरह से इसको तोड़ फोड़ दिया जाएगा, इसको इस निज़ाम को क्या कहा जाएगा, इस सारे को हम समझेंगे, और इस तरीके से हम ये पूरे सिस्टम को एक नज़र देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम एक बात और पहले समझना चाहते हैं। आयरन जो है वो आयरन हमें सबसे अच्छा आयरन कहाँ से, किस तरह से मिलता है? सबसे अच्छा आयरन हमें कौन सा मिलेगा, और सबसे पुअर यानी कि जो जिस्म उसको पसंद नहीं करता एब्जॉर्ब करना, जो या जिस्म में वो जल्द आसानी के साथ जज़ब नहीं हो सकता, वो कौन सा आयरन है, क्या आयरन है, किन ज़राए से मिलता है? हम ज़ाहिर मुख्तलिफ़ किस्म की गोश्त खाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियाँ, फल, मुख्तलिफ़ चीज़ें खाते हैं, तो हर चीज़ एक अलग खसूसियात की हामिल होती है। लेकिन किसी न किसी मिकदार में थोड़ा बहुत आयरन हर एक के अंदर मौजूद भी होता है। लेकिन किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा आयरन और वो हमारे जिस्म के लिए मुफीद है, वो कौन सा आयरन है? वो आयरन हमारा है हीम, यानी गोश्त के अंदर से जो हमें बजरिया गोश्त जो हासिल होता है आयरन, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। वो क्यों मुफीद है वो भी हम इंशाल्लाह अभी देख लेंगे। और इसके मुकाबले में एक इनऑर्गेनिक आयरन है जो हमें सब्जियों फलों वगैरह के ज़रिए से मिलता है। वो आयरन हमारे जिस्म इतना अच्छे से इंतज़ाम नहीं कर सकता और उसका कसरत से ज़्यादा हिस्सा वेस्ट हो जाता है। तो हम इस पूरे निज़ाम को समझेंगे कि जो अच्छा आयरन है वो क्या है, जो दीगर ज़रिए से आयरन आता है वो फिर कैसे प्रोसेस होता है। तो इस पूरे अमल को हम इंशाल्लाह इसको तफसील के साथ शुरू करते हैं देखना। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आयरन, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हमने आयरन के बारे में कुछ मालूमात लिखी हैं। आयरन हमारे जिस्म के अंदर किस शक्ल में महफूज रहता है, क्योंकि बुनियादी छोटी छोटी बातों का जब हमें इल्म होगा तो हम बआसानी लेक्चर के दौरान इस्तेमाल की गई ज़बान को और उसके मुतालिक जब हम बात कर रहे होंगे तो हम आसानी के साथ समझ सकेंगे। हमारे जिस्म में दो तरह से आयरन रुकता है। कैसे? एक फंक्शनल फॉर्म में और एक स्टोरेज फॉर्म में। स्टोरेज फॉर्म में सीधी सीधी सी बात है कि स्टोर है, बवक्त ज़रूरत ही उसने इस्तेमाल होना है। लेकिन जो फंक्शनल फॉर्म है, इसका मतलब क्या है कि ये इन एक्शन है। फंक्शनल फॉर्म के अंदर जो आयरन हमारे पास होता है हमारे जिस्म में, उसका 70 से 80% फंक्शनल फॉर्म में होता है। फंक्शनल फॉर्म में सबसे ज्यादा फाल कौन सा है? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल क्यों जरूरी है? आयरन है ना उसके अंदर, हीम है ना उसके अंदर, हीमोग्लोबिन कहते हैं इसको, तो हीमोग्लोबिन बोलते हैं, उसके अंदर हीम मौजूद है। वो हीम ना हो तो क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना रेड ब्लड सेल का एक अहम काम है। तो अगर उसके अंदर हीम नहीं होगी, आयरन नहीं होगा, तो आरबीसी फॉर्म नहीं होंगे, और अगर कम होगी तो पुअरली फॉर्म होंगे, और अगर बहुत ही कम होगी तो और इसके अंदर कमी आ जाएगी। तो नतीजे में हम आगे जैसे गुफ्तगू के दौरान में भी देखेंगे कि किस तरह हमें इस पेशेंट को जिसमें कमी होती है उसको शॉर्ट ब्रीथिंग भी होती है, तेज तेज सांस लेता है, उसका ब्लड पतला हो जाता है। उसका ब्लड पतला होने के बाद बहुत तेजी के साथ सर्कुलेट करता है। जब हम पल्स पे देखते हैं तो एक अजीब सी रफ्तार जैसे मुसलसल चल रही होती है। अगर स्टेथोस्कोप से देखा जाए तो मोर्मर साउंड से हमें पता चल रहा होगा कि बहुत तेजी के साथ ब्लड पंप किया जा रहा है। स्लो, तेजी के साथ, धड़कन स्ट्रोक कम है, हल्का है, लेकिन स्पीड ज्यादा है। तो इस तरह की चीजें हम आगे और भी देखते जाएंगे। तो हीमोग्लोबिन की शक्ल में 70 से 80% और मायोग्लोबिन की शक्ल में तकरीबन 5%। ये एक एवरेज हम ले रहे हैं, एग्जैक्ट फिगर नहीं है लेकिन करीब करीब के हैं। तो और कुछ जो आयरन होता है कुछ एंजाइम्स के अंदर भी होता है, साइटोक्रोम्स और कैटालाइसिस के अंदर। साइटोक्रोम और कैटालाइसिस, साइटोक्रोम्स क्या चीज होते हैं ये आप लोगों को मालूम ही है। तो ये साइटोक्रोम्स क्या है? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम है। हर सेल के पास, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, उसको आयरन चाहिए। इसलिए उस आयरन के लिए जरूरी है कि उसके पास साइटोक्रोम्स एंजाइम लाजमी हो। और इसके मुकाबले में दूसरी जो प्रोडक्ट हमने कैटालिसिस बताया, ये एंजाइम है, ये एंटीऑक्सीडेंट है जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को तोड़कर पानी और ऑक्सीजन की शक्ल में लाता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा मिकदार में आयरन का जिस्म में होना, जैसे कि हमने भी बात की कि ये भी नुकसानदेह अमल है। तो क्या होगा इससे? क्योंकि ये टॉक्सिक है, जहरीलापन है इसके अंदर, और जब इसका टाइट रेगुलेशन सिस्टम अगर हमारे जिस्म में ना हो और गैर ज़रूरी आयरन
जिस्म में स्टोर हो जाए या जज़ब ही ना हो जिस्म में, तो दोनों हालतें हमारे लिए नुकसानदेह हैं। तो आयरन का बहुत ज़्यादा जिस्म में स्टोर हो जाना शदीद नुकसानदेह है। इसको हीमोक्रोमेटोसिस कहते हैं, और कम मिकदार में अगर फ्री फॉर्म में आयरन हो तो वो भी एक नुकसानदेह है। इसलिए कि इनको दौरान खून या सेल्स वगैरह में फ्री फॉर्म में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फ्री फॉर्म से मुराद ये है कि इसको आज़ाद हालत के अंदर आयरन की शक्ल में नहीं होना चाहिए। तो किस शक्ल में होना चाहिए वो अभी हम देखेंगे कि किस तरह वो किस चीज़ से बाइंड होकर के काम करता है। और दूसरा ये कि चूंकि ये हाईली पोलराइज्ड होते हैं तो इसलिए डीएनए को बर्बाद कर सकते हैं, और इस तरह लिपिड मेम्ब्रेन्स को भी खराब कर देते हैं, और सेल मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रियाज को भी ये खराब कर देते हैं। तो इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ को भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें हमने कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताते चले गए हैं। साथ साथ में एक बात और क्लियर कर लेते हैं, ये कि एक बालिग शख्स को रोज़ाना कितने आयरन की ज़रूरत होती है। तो याद रखें, मर्दों को नॉर्मल हालत की एक एवरेज बात कर रहे हैं, 1 mg आयरन की डेली ज़रूरत होती है। और मर्दों के मुकाबले में बालिग ख़वातीन को कितनी होती है, 1.5 mg। 1.5 mg उनको क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, मर्द को क्यों ज़रूरी है, इस बात को भी समझ लें ताकि हमें ये लेक्चर के छोटे छोटे जुज़ियात क्लियर होती जाएँ और हम अपने लेक्चर को बाकायदा आगे की तरफ लेके जाएँ। तो मर्दों का जो 1 mg रोज़ाना है, जिसका मतलब है उसका लॉस भी हो रहा होगा ना उतना, तभी तो उसको पूरा करना है, क्योंकि एक्सेस अगर उसके अंदर आयरन आ जाएगा तो एक्सेस आयरन हमेशा नुकसानदेह होगा, जैसे उसकी डेफिशिएंसी नुकसानदेह। तो हम इसको समझते हैं कि 1 mg किस किस तरह से उसका लॉस हो रहा है। तो किन हालतों में लॉस होता है, पसीने के अंदर, यूरिन के अंदर और फीकल मैटर के अंदर, स्टूल में पास करता है। तो जो इन चीज़ों में उसका आयरन लॉस हो गया तो उसको जाहिर बात है बॉडी को बाहर से दोबारा नया फ्रेश आयरन हासिल करना है। तो उस आयरन को हासिल करने के लिए वो जो प्रोसेस है वो भी हमारा चलेगा कंटिन्यू। और उसके मुकाबले में खातून को क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, 2 ख़ास वजूहात की बिना पे। अगर वो अय्याम के दिनों में है, हैज़ के दिनों में है, तो उसमें उसका एक्स्ट्रा ब्लड वेस्ट हो रहा है 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन। तो वो जो उसका एक्स्ट्रा जो ज़ाया हुआ है आरबीसीज या उसके अंदर आयरन ज़ाया हुआ है, हीम ज़ाया हुआ है, तो ये तकरीबन एक एवरेज जो हम काउंट करते हैं वो कितनी है, इन दिनों में 30 ml के लगभग ये जो मवाद ज़ाया होता है। तो 30 ml का मतलब है पर ml 1 mg, तो 30 ग्राम्स उसके ये ज़ाया हो गए। और नॉर्मली उसके भी यूरिन में, फीकल मैटर में और स्वेटनिंग, पसीने वगैरह में उसका भी वेस्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर उसको एक्स्ट्रा वेस्ट हुआ। तो 1 mg वो हो गया, और ये ½ mg हम अगर इसको तकसीम करें तो ये हो गया। तो इस तरह से उसको 1.5 mg की एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है, यानी कि एवरेज पर डे। इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा काउंट करके खाए 1.5 mg या 1 mg, ऐसा नहीं हो सकता। ये याद रखें कि जब भी हम कोई आयरन वाली चीज़ खाएंगे जिसमें आयरन है, तो उसका 10% हमें आयरन जज्ब होगा। लेट सपोज अगर हमने कोई ऐसी चीज़, ऐसी ग़िज़ा खाई है जिसके अंदर 10 मिलीग्राम के लगभग आयरन अगर है, तो उसका 10% कितना हो जाएगा, 1 mg। तो इस तरह से ये 1 mg आयरन उसकी नीड को पूरा करने के लिए चलता रहेगा उसके जिस्म में। लेकिन ये एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन सिस्टम के तहत काम करता है। ऐसा नहीं है कि कुछ हो जाता है, लेकिन उसका ये स्ट्रॉन्ग, जबरदस्त, बेहतरीन रेगुलेशन सिस्टम कि ब्लड में अब कितना आयरन मौजूद है, स्टोर कितना है और अब मजीद कितना चाहिए, ये एक रेगुलेशन सिस्टम के बगैर तो नामुमकिन है। लेकिन हमारे जिस्म के अंदर जैसे कि ना तो आयरन बनाने की कोई जगह है, आयरन प्रोड्यूसिंग हमारे बॉडी में कहीं नहीं होती, इस तरह से फिर हमारे ब्लड के अंदर जब ये चला जाए, स्टोर चला जाए, तो वहां इसको रेगुलेट नहीं किया जा सकता कि ये इजाफी है, अब इसको ड्रेन कर दे बाहर। अगर इजाफी हो गया तो ये बड़ा खतरनाक मामला हो जाएगा। तो उसको फिर कैसे दूर करते हैं इसे हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये समझते हैं कि इस रेगुलेशन सिस्टम को टाइटली कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो इसके कंट्रोलिंग सिस्टम, बेहतरीन सिस्टम इसका कंट्रोलिंग हमारे गट्स के अंदर यहीं पर मौजूद है कि यहीं से ही एक्स्ट्रा आयरन जाए ही ना, और जरूरत जब भी हो तो यहाँ पर मौजूद स्टोर में से वो आयरन दोबारा इंजज़ाब का अमल हो जाए और वो आगे चला जाए, और अगर जरूरत नहीं है तो यहाँ पड़ा रहे। एक सवाल है यहाँ पर कि जब यहाँ पर कौन सी ऐसी जगह है जहां पर गट्स के अंदर ये ड्यूडेनम का हिस्सा है, क्योंकि सबसे ज्यादा आयरन यहीं से ही लिया जाता है, तो इसी जगह के ऊपर स्टोर भी होता है। ठीक है, अब सपोज करते हैं कि जहां पर भी स्टोर होता है, तो वो स्टोर कौन सा है, क्या है, कहाँ है,
इसे भी तो समझते चलते जाते ना। ये जो सेल हमने नुमाइंदगी की है ये अपने अंदर स्टोर करता है, अभी हम देखेंगे कैसे स्टोर करता है। तो ये यहाँ पर स्टोर करता है तो यहाँ मौजूद रहता है, लेकिन आंतों में, छोटी बड़ी दोनों आंतों के अंदर उसकी तमाम लाइनिंग, ज्यूजिनियम, ड्यूडेनियम तमाम के अंदर एक मामला एक फितरत ने रखा है। वो क्या रखा है कि चंद दिनों में, हफ्ते के अंदर अंदर उसकी जो इंटरनल सेल्स की लाइनिंग है वो खत्म हो जाती है, वो शेड हो जाती है, वो जाया हो जाती है, गिर जाती है, उसकी जगह नए सेल्स आ जाते हैं। तो जो हमारा स्टूल जो हम पास करते हैं, फीकल मैटर जो हमारा पास होता है इंटेस्टाइन में, तो इसके अंदर ये जो सेल्स शेड होते हैं, ये जाया होते हैं, ये खराब होकर के जो डिस्ट्रॉय होते हैं और उसकी जगह नए आ जाते हैं, तो नए आके दोबारा अपना काम करते हैं। लेकिन जो पुराने जाया होते हैं उनमें ये सेल्स भी होते हैं जिन्होंने अपने अंदर आयरन स्टोर किया होता है, और आगे हम दोबारा देखेंगे कि कैसे इन्होंने आयरन स्टोर किया। तो ये जो स्टोर्ड आयरन वाले सेल्स हैं ये भी जाया हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि वो इजाफी आयरन बाहर निकल गया और उसकी जगह पे नए आने वाले सेल्स अब दोबारा ग़िज़ा में से नया आयरन ले लेंगे, वरना अगर ये आयरन लेकर के लोड लेके या रखे ही रहे तो कितना खतरनाक अमल हो जाएगा। और लाजमी बात है कि जब ये अमल लाइनिंग का आते ख़राब हो जाती हैं और ये डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते तो ये जहर बन जाता है। आयरन का जिस्म में ज़्यादा होना और फ्री फॉर्म में होना और फ्री हो जाना बॉडी के अंदर, वो निहायत ख़तरनाक है। तो ये तकरीबन स्टूल के अंदर 40% समझ लें कि हमारा जो स्टूल पास हो रहा है, फीकल मैटर पास हो रहा है, उसके अंदर 40% के लगभग तकरीबन ये हमारे सेल्स ही हैं जो हमारी आंतों से रोजाना डिजेनरेट हो रहे होते हैं, खराब हो रहे होते हैं, वेस्ट हो रहे होते हैं, शेडेड हो जाते हैं और उसकी जगह नए सेल आ जाते हैं। तो इस बात को भी इंशाल्लाह समझ लिया, आगे चलते हैं। और आगे एक चीज़ रह गई कि जो हामला ख़वातीन होती हैं, ज़ाहिर बात है उनको बिलखसूस तीसरे से छठे महीने और छठे से 9वें महीने में भी आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए कि वो बेबी के डेवलपमेंट का सारा टाइम चल रहा है। तो ज़ाहिर बात है कि अब उसकी कंजप्शन बढ़ गई है और उसको भी हीमोग्लोबिन माँ से ही चाहिए, तो वो आयरन क्योंकि सेल्स की प्रोलिफिकेशन के लिए, सेल्स की बढ़ोतरी के लिए, उसकी बॉडी की बढ़ोतरी के लिए और उसके जो मसल्स हैं जितने भी बिल्टअप होंगे वो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है मायोग्लोबिन। अभी हम आ रहे हैं उसके ऊपर बात करने के लिए, तो वो भी ज़रूरी है, इसलिए उसको भी इसकी कंजप्शन बढ़ जाती है। और प्लस जब वो लैक्टिंग है, दूध पिलाने के अरसे के अंदर है, जब बेबी को फीड कर रही है, तो उस फीडिंग टाइम में भी उसको आयरन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इन सब चीज़ों को हमने समझ लिया, आसानी है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है। इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। हमने बात की थी कि दो तरह के आयरन, दो किस्म के ग़िज़ाओं के ज़रिए से हमें हासिल होते हैं। तो कौन कौन सी थी? एक हमारी थी मीट की शक्ल में, गोश्त की शक्ल में, और एक इनऑर्गेनिक थी, इनऑर्गेनिक फॉर्म में। अब ये दो किस्म के आयरन हमारे पास आ रहे हैं। लेट्स सपोज ये मीट वाला आयरन हमने खाया और ये हमारे पास आ गया और यहाँ मैदे से प्रोसेस हो करके और हमारे पास ये पहुँच गया फेरस की शक्ल में, Fe++। अच्छा, जब ये यहाँ तक पहुँच गया तो इसने क्या करना है, फेरस ने, क्योंकि ये हमने कहा था कि ये हमारे लिए, हमारे जिस्म ज़्यादा पसंद करता है, ज़्यादा आसानी ये जिस्म में जज़ब हो सकता है, तो इसके लिए एक मैकेनिज्म इस सेल के अंदर मौजूद है। इस सेल को हमने यहाँ से यहाँ लेके बड़ा किया है। हम यहाँ जो अमल करेंगे उसको यहाँ समझा जाए, और यहाँ मौजूद तमाम जो सेल्स हैं इन सब के अंदर इस तरह का अमल होता है। तो यहाँ पर हीम आयरन ट्रांसपोर्टर लगा हुआ, हीम आयरन ट्रांसपोर्टर लगा हुआ यहाँ। ये हीम आयरन ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, इस हीम को, इसको आयरन को क्या कहा जाता है, हीम। ये याद रखिएगा, जहां हीम हम बोले, आयरन बोले, और यहाँ Fe से भी इसको जाहिर किया जाता है, जो कि फेरन एक जो मेडिकल के अंदर इस्तेमाल होती है, इसकी टर्मिनोलॉजीज इसकी इस्तेमाल होती है, तो उसमें ये Fe के साथ चलता है। तो यहाँ पर ये हीम है, ये हीम क्या करेगा, इस ट्रांसपोर्टर के जरिए से बआसानी ये सेल के अंदर पहुंच जाएगा प्रोसेसिंग के लिए। इसको कोई ज्यादा झंझट नहीं करने पड़ेंगे, इसका अपना ट्रांसपोर्टर है जिसको आइडेंटिफाई करके बआसानी अपने अंदर से गुजरने देगा, क्योंकि एक खास मैकेनिज्म होते हैं और हर प्रोडक्ट के लिए अपने लिए लगे हुए होते हैं, इसलिए इसको बिना किसी परेशानी के इसके लिए आसानी से रीचेबिलिटी हो गई। इसके मुकाबले में अगर इनऑर्गेनिक सब्जियों फलों के जरिए से अगर हमने कोई आयरन खाया है और वो हमारे पास जब जिस्म में, बॉडी में पहुंचता है, तो वो किस फॉर्म में पहुंचेगा हमारे पास, फेरिक फॉर्म में। ये कौन सी थी, फेरिस फॉर्म। ये कौन सी है, फेरिक फॉर्म। इसके ऊपर
ट्रिपल प्लस है, इसके ऊपर 2 प्लस है, तो ये ट्रिपल प्लस है। और इसके साथ अब प्रोसीजर ये होगा कि ये इसके अंदर ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसके लिए फिर एक तो ये कि बहुत ही ज्यादा लॉस हो जाएगा, लेकिन जो बचा कुचा बॉडी अगर किसी वजह से इसको ले रही है, इस्तेमाल करेगी, तो इसको जरूरी है कि पहले इसके अंदर से एक प्लस को गायब किया जाए, इसको खत्म किया जाए इसके ऊपर चार्ज, ताकि ये भी डबल प्लस इसके मुताबिक हो जाए। और उसके लिए अलग मैकेनिज्म और अलग जगह बनी हुई है। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि यहाँ पर एक एंजाइम मौजूद है। ये क्या है? फेरस रिडक्टेज। जो फेरस रिडक्टेज है ये क्या करेगा? इसके एक को रिड्यूस कर देगा। हमें इसको रिड्यूस करवाना है, तो ये क्या करेगा? एंजाइम ये इसके साथ बाइंड होकर के इसको कन्वर्ट किसमें कर देगा? बाइंड होने के बाद अब ये फेरिक से फेरिस फॉर्म में आ गया। ये तो पहले से ही था इसलिए चला गया, लेकिन ये जब कन्वर्ट हुआ और चूंकि इसमें एंजाइम की मुदाखलत हुई है, लिहाजा इसको अब इस मेटल को ट्रांसफर होने के लिए एक और चैनल इस सेल के अंदर मौजूद है। और इस चैनल को क्या कहते हैं? DMT1। इसको क्या कहते हैं? DMT1। ये DMT1 क्या चीज बनेगी? डाइवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्ट 1। डाई मेटल, डाई 2 को कहते हैं, ट्राई 3 को कहते हैं, डाई 2। तो डाई मेटल यानी 2, और ये मेटल ट्रांसपोर्ट चैनल्स हैं। मेटल ट्रांसपोर्ट चैनल पे बात समझ लें कि हम गोल्ड भी खिलाते हैं, सिल्वर भी खिलाते हैं, तो लाजमी बात है कि वो सेल्स के अंदर किसी तरह से जाएंगे अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए से, और फिर वहां से यानी कि एक तरफ से वो इंपोर्ट होंगे और दूसरी तरफ से एक्सपोर्ट किए जाएंगे। तो इस अमल के लिए जरूरी है कि कुछ चैनल्स का होना। तो लिहाजा हमारे पास बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं जो मुख्तलिफ मेटल्स को हैंडल करते हैं, तो वो इसी प्रोसीजर, इसी चीज के थ्रू, इस तरह के सिस्टम मौजूद हैं उनके थ्रू होते हैं। यहां पर जो ये DMT1 है ये क्या करेगा? ये इस आयरन को हैंडल करने के लिए इस आयरन को लेगा, DMT1 इसको लेगा। तो डाइवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्ट 1 इसके जरिए से इस अंदर ये पहुंच गया। मैंने इसको दोनों को अलग अलग इंक में दिखा दिया। ये भी Fe++, अब ये दोनों फेरिस फॉर्म में, लेकिन अलग अलग अपने रास्ते से अंदर सेल के पहुंच चुके हैं। अब जब ये सेल के अंदर पहुंच चुके हैं, तो आगे मजीद क्या प्रोसेस होना है इसको समझते हैं। तो यहां पर अब ये आयरन हीम जो है ना मौजूद है सेल के अंदर। इस सेल के अंदर सबसे पहले काम क्या है कि सेल में आते ही इसको बाहर नहीं धकेल देना, रोकना है इस सेल ने, क्योंकि स्टोरेज हमने बात की थी कि सेल के अंदर स्टोर होता है। तो क्या होता है इस सेल के अंदर, यहां पर हमने जीन्स दिखाए, ये जीन है नुमाइंदगी कर रहा है, ये एक्सप्रेस होते हैं इसके अंदर सेल के अंदर। तो ये जो सेल के अंदर एक्सप्रेस होते हैं, ये जीन्स क्या काम करेंगे? ये एपोफेरेटिन नाम का एक प्रोडक्ट अपने अंदर से रिलीज करते हैं। और ये प्रोटीन है एक, ये प्रोटीन जो रिलीज होगा इसका मकसद क्या है कि ये जो आयरन हीम की शक्ल में हमारे पास यहाँ मौजूद है, ये इनके साथ बाइंड होगा। अब यहां पर हम ये सपोज करते हैं कि ये एपोफेरेटिन रिलीज हुआ है बहुत सारा। तो ये एपोफेरेटिन किस लिए आया हुआ है? ताकि इस आयरन को अपने साथ बाइंड कर ले। ये दोनों सूरतों में इसने अपने साथ बाइंड करके स्टोर रख लिया। अब स्टोर रखने का क्या मकसद है इसका? कि जब जिस्म को जरूरत होगी और जिस्म में इसको सिग्नल आएगा, तो इस सिग्नल के तहत, जरूरत के तहत इसको फिर ये आगे रिलीज करेगा ताकि ये ब्लड में जा सके। वरना ये अपने अंदर स्टोर रखेगा, और अगर ये कंज्यूम ना हुआ तो क्या होगा? फीकल मैटर के साथ, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात की कि ये वेस्ट हो जाएगा शेड होकर के, और ये चला जाएगा। तो इसका जो आयरन होगा इजाफी कैसे वेस्ट हुआ, ये मैकेनिज्म समझ लिया यहां पर कि आंतों में से ये शेडेड हो गया। अच्छा, लेकिन ये सारे का सारा जो है हीम इसके साथ बाइंड नहीं होगा, बल्कि कुछ हीम फ्री ले जाएगा, और फ्री वो होगा जो इसको जरूरत है जिस्म के अंदर जाने के लिए। उतना हीम फ्री होकर के क्या करेगा? उसने बाहर चले जाना है, उसने अपना पाथ लेकर के और यहां से बाहर इसने निकल जाना है। ठीक है, अभी बाहर निकलने के बाद क्या होता है इसको समझते हैं, लेकिन यहां पर एक पॉइंट को और समझ लेते हैं। यहां पर हमने एक स्पेशल आयरन सेंसर दिखाया है इस सेल के अंदर। स्पेशल आयरन सेंसर आयरन को सेंस करता है। तो ये सेंसर इस सेल के ऊपर बॉडी के अंदर आयरन कितना है, स्टोर कितना है, इन दोनों को कैलकुलेट करके क्या बॉडी को जरूरत है या नहीं है, इसको करके यही इसका वाहिद रेगुलेशन सिस्टम है जो यहां मौजूद है इस सेल के साथ। तो ये क्या कर रहा है? ये रेगुलेट कर रहा है। तो यहां पर जब ये रेगुलेट कर रहा है, अगर ये इसको जीन्स को सिग्नल देगा सेंस करके,
ये सेंस करके जब इस जीन को सिग्नल करेगा, एक्टिवेट करेगा कि तू ज्यादा काम कर, तो ये एपोफेरेटिन ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। जब ये एपोफेरेटिन ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो ज्यादा से ज्यादा हीम को अपने साथ बाइंड कर लेगा। तो जब ज्यादा से ज्यादा हीम को बाइंड कर लेगा तो इसका मतलब अब ये स्टोर हो जाएगा कि इसकी जरूरत नहीं है, इसको रोक के रखो, इमरजेंसी में काम आएगा। लेकिन अगर जिस्म को जरूरत है तो ये क्या करेगा, ये इसको सिग्नल नहीं करेगा। तो इसके नतीजे में क्या होगा, ये एक्टिवेट नहीं होगा। जब एक्टिवेट नहीं होगा तो ये ज्यादा एपोफेरेटिन रिलीज नहीं करेगा। जब एपोफेरेटिन ज्यादा रिलीज नहीं होगा तो उसके साथ हीम बाइंड नहीं होगा। जब हीम बाइंड नहीं होगा तो ज्यादा से ज्यादा वो ब्लड में जाने के काबिल हो जाएगा और ब्लड में शामिल हो जाएगा। तो इसका रेगुलेशन सिस्टम यहां पर है, यहीं से इसने देखना है कि क्या पोजीशन है, कैसे करना है। तो इसको यहां से गुजरने देना है या यहीं कंट्रोल करके रोक देना है। तो इस बात को अच्छे से समझ लिया हमने। जब ये इसके साथ ये बाइंड हो चुके हुए हैं तो इसको भी एक खास नाम दिया जाएगा ताकि हमें याद रहे। वो नाम क्या होगा, फेरेटिन। क्या नाम इसका है, फेरेटिन। इसको हम फेरेटिन कहा जाता है। ये फेरेटिन फॉर्म के अंदर, क्योंकि जो इस्तेलाह हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हमने यह कहा था कि फेरेटिन यहां मौजूद है, किसमें, स्टोरेज फॉर्म के अंदर। और 2/3 पार्ट जो है इसका, 15 से 20% जो हीम का हमारे बॉडी में स्टोर होता है वो फेरेटिन की शक्ल में 2/3 हमारे पास सेव रहता है। तो ये 2/3 पार्ट फेरेटिन का यहाँ पर इन सेल्स के अंदर मौजूद है। ठीक है, ये नाम हमारा हो गया हेमोसिडेरिन। आगे आ रहा है, फिर हम हेमोसिडेरिन के बारे में भी बात करेंगे कि जिसको हम हेमोसिडेरिन फॉर्म कहते हैं वो कैसे होता है। तो यहाँ पर ये फेरेटिन की शक्ल में हो गया और यहाँ से आयरन बाहर आ गया। यहाँ पर इसका जो रेगुलेशन सिस्टम है, सेंसर है, आयरन सेंसर, उसने इसको कंट्रोल करके इसके सिस्टम को समझ में आ गई होगी बात। अच्छा, तो अब जब ये यहाँ से आयरन बाहर आ जाता है तो बाहर आने के बाद ये डायरेक्ट ब्लड में नहीं जा सकता। बाहर आने के बाद यहाँ पर मौजूद एक और एंजाइम यहाँ मौजूद है। दोनों यहाँ पर हमने ग्रीन शक्ल में दिखाया। यहाँ पर इसने क्या किया था, यहाँ पर जो इनऑर्गेनिक हीम हमारे पास आया था उसको इसने तब्दील कर दिया था फेरिक फॉर्म से फेरिस फॉर्म में। तो यहां पर ये किस शक्ल में आ रहा है, हमारे पास जो फ्री आयरन आ रहा है जिसके साथ बाइंड नहीं हुआ, जो फेरेटिन नहीं बना, वो आयरन जब हमारे पास आ रहा है तो किस शक्ल में आ रहा है, फेरिस फॉर्म में। तो ये फेरिस फॉर्म को ये वाला एंजाइम कन्वर्ट करेगा किसमें, फेरिक फॉर्म में। ये फेरिक फॉर्म में आएगा तो इसके आगे का अमल इसके साथ हो सकता है, वरना नहीं होगा। ये इसका जबरदस्त कंट्रोलिंग ऑटोमेटिक सिस्टम है। इस सिस्टम के तहत ही इन्होंने चलना है, किस हालत में पहले आना है, किस हालत में बाद में जाना है। कुदरत के तय करदा बेहतरीन प्रिंसिपल्स हैं जिसके तहत देखें कितने जबरदस्त आउटस्टैंडिंग तरीके से ये कंट्रोलिंग सिस्टम हमारा काम करता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि किस तरह से फेरोपोर्टिन के जरिए से ये एक सिस्टम इसके पास बाहर निकलने का था और फेरोक्सीडेज के जरिए से ये दोबारा फेरिक फॉर्म से फेरिस फॉर्म में आ गया। फेरिस फॉर्म में आने के बाद इसने ब्लड में शामिल हो जाना है। लेकिन हमने ये बात कही थी कि आयरन का फ्री फॉर्म में होना बहुत खतरनाक है, वो फ्री फॉर्म में नहीं रह सकता, उसका रहना तबाही है। तो इसको रोकने के लिए, इसके साथ बाइंड होने के लिए यहाँ पर लीवर का किरदार शुरू होता है। लीवर में से एक स्पेशल प्रोटीन जो इस आयरन का ट्रांसपोर्टर है, आयरन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, यहाँ हमने कुछ दिखाए भी हैं। तो ये रिलीज होंगे ब्लड के अंदर जो इसके साथ इन्होंने बाइंड होना है। अब इन्होंने क्या करना है, इसके साथ बाइंड होना है और इन्होंने आकर के ये शक्ल में मौजूद है। इन्होंने अपने साथ दो आयरन को अपने साथ बाइंड कर लेना है ताकि ये बाहिफाजत अपनी मंजिल मकसूद तक, जहां तक इनको जरूरत है जाना है, उसको ये कैरी कर सके। तो ये इसके ट्रांसपोर्टर हैं, इसके कैरियर हैं और ये इसको इसके साथ ले करके चलेंगे। तो ये क्या चीज है, इसका नाम क्या है, ट्रांसफेरिन। ये कौन सा प्रोडक्ट है जो लीवर ने इसके हेपाटोसाइट्स ने रिलीज किया। हेपाटोसाइट्स इसको कसीर मिकदार में रिलीज करता है ताकि ये कसीर मिकदार में ब्लड में रहे। यानी कि समझ लें कि ये अगर आयरन इसको नहीं भी मिला है तो भी इन्होंने ब्लड में रहना है, ब्लड में आते रहना है और इसका आते रहना इसका जरूरी है ताकि कहीं पर भी आयरन खाली ना रहे। आयरन किसी फॉर्म में कहीं कोई जाया हो जाए, कहीं मिस हो जाए, किसी के साथ बाइंड होना तो दूसरे के साथ वो बाइंड हो जाए। तो ये ट्रांसफेरिन क्या करते हैं, कहां से रिलीज होते हैं, हेपाटोसाइट्स से। हेपाटोसाइट्स ने इसको लिवर के अंदर से रिलीज किया और उन्होंने आकर के इसके साथ बाइंड हो गया और ये बाइंड होकर के अब इस आयरन को इसने जहां पर भी जिस्म में जरूरत के लिए जाना है, जिन सेल्स में इसको तलब है, मतलूबा जगह है, वहां तक जाएंगे। इनको कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ जाना है या किसके पास जाना है और इसको आयरन को हमें कहाँ डिलीवर करना है।
तो याद रखें कि वो तमाम सेल्स जिन्होंने आयरन लेना है, जिनके पास आयरन यूटिलाइज होना है, आयरन की ज़रूरत है, वो अपने सरफेस पे, अपनी मेम्ब्रेन पे अपने रिसेप्टर को एक्सप्रेस कर देते हैं, नुमाया कर देते हैं, उभार देते हैं, निकाल देते हैं, ताकि उसको आयरन को जो ये ट्रांसपेरेंट गुजर रहे हैं इसको कैच कर लें, क्योंकि आयरन इसके अंदर मौजूद है, इसके साथ जा रहा है। लिहाजा इसको जो एक रिसेप्टर्स होंगे इनके अपने, हर काम के अपने अपने रिसेप्टर्स हैं, हर काम को अपने सिस्टम के तहत वो करते हैं ताकि कोई गैर ज़रूरी चीज़ उसके साथ एक्टिवेट ना हो जाए। तो उस सिस्टम के तहत ये वहाँ जाके बाइंड हो जाएंगे और फिर उस सेल्स के अंदर इस आयरन के साथ अपना प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और वो प्रोसेस अभी हम आगे चलते हैं वो कैसे होता है, क्या होता है, उसकी तरफ भी हम चलते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंट का मॉलिक्यूल्स का आपने सिस्टम समझ लिया कि ये प्रोटीन कहाँ से रिलीज हो गए, यहाँ से लिवर में से, और इन्होंने रिलीज होकर के इस आयरन को अपने साथ कैच कर लिया। अच्छा, मुख्तलिफ टेस्टों के अंदर अगर ये ट्रांसपेरेंट 20% से कम है तो आयरन की कमी है, और अगर ये 50% से ज्यादा तो आयरन की ज्यादती है। यानी मेल्स में 20 से 50% और फीमेल में 15 से 20%, 25% तक। और जो सीरम आयरन लेवल है आमतौर पे जो नॉर्मल होता है वो 100 नैनोग्राम पर डीएल होता है। तो इसको हम इंशाल्लाह कार्ड की शक्ल में भी आपके सामने नुमाया कर रहे हैं, इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लें, पढ़ लें। और यहाँ हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट यहाँ पर बाइंड होने के लिए, यानी कि ये क्या हमने एरिथ्रोब्लास्ट को दिखाया। एरिथ्रोब्लास्ट हमने बताया था कहाँ पर है, बोन मेरो के अंदर। बोन मेरो के अंदर जो सिस्टम सेल्स के काम कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो मसरूफ होता है वो रेड ब्लड सेल्स मेकिंग होती है, क्योंकि वो कसीर तादाद में हमारे पास होते हैं। तो उसका सिस्टम कहाँ पर है, एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर। तो एरिथ्रोब्लास्ट के सरफेस पे मुख्तलिफ किस्म के जो रिसेप्टर होते हैं उसमें से यहाँ पर जो रिसेप्टर आया है, ये रिसेप्टर क्या करेगा, ये इसको कैच करने के लिए बना हुआ है। ये इसके साथ आकर के ब्लड के जरिए से आया और ब्लड के साथ आकर के इसने यहाँ पर ये इसके साथ बाइंड हो गया, और ये बाइंड होने के बाद इसको एक्टिवेट कर देगा और इसके अंदर मौजूद जो आयरन है वो इसके लेकर के अंदर आ गया इसको, ठीक है। इसके अंदर पूरा प्रोसेस होता है और ये आयरन इसके अंदर मौजूद है। अब ये आयरन यहाँ आ चुका है, यहाँ पर प्रोसेस अमल होगा जिसके तहत इसका ये जो ट्रांसपोर्टर था ये अलग हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा, और जो आयरन है वो अंदर सेल में दाखिल हो गया, और ये सेल में प्रोसेस से होता हुआ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर ये पहुंच गया आयरन। अब यहाँ से आरबीसी बनने की इब्तिदा शुरू हो रही है। अब इस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में 4 प्रोटोपोरफायरिन तैयार होते हैं। यानी 4, आपने देखा होगा कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं तो उसको जब आप देखेंगे तो इस तरह से उसकी एक शक्ल बनती है। तो इसकी जो 4 पीस हैं इस तरह से, ये प्रोटोपोरफायरिन कहलाते हैं, और ये यहाँ पर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया में तैयार होते हैं जिसके मरकज में आयरन ऐड कर दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 ऐसे प्रोटोपोरफायरिन ये इसके अंदर तैयार किए गए। हम एक चार्ट से दिखा रहे हैं, इससे तो बहुत सारे तैयार हो रहे होते हैं। और इस प्रोटोपोरफायरिन के अंदर सेंटर में क्या होगा, इस आयरन को फिट कर दिया गया। जो आयरन यहाँ पर आ गया, ये आयरन यहाँ पर फिट करके इसको क्या किया जाएगा, इसको बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। अब ये बाहर रिलीज हो गए, और ये बाहर रिलीज होकर के ये चारों प्रोटोपोरफायरिन, इसके बीच में ये हीम मौजूद है, लेकिन इसमें एक ये चेन जो इसके साथ लगी है ये भी मौजूद नहीं है। ये जो मैसेंजर आरएनए जो है इस वक्त सेल के न्यूक्लियस से जीन मैसेंजर आरएनए से ग्लोबिन चेन बनती है। ये ग्लोबिन चेन कहाँ से बनती है, मैसेंजर आरएनए से बनती है। इस सेल के अंदर जो जीन्स हैं उसने एक्टिवेट करके क्या चीज़ प्रोड्यूस तैयार करनी शुरू कर दी, ये चेन्स तैयार करनी शुरू कर दी, जिन्होंने आकर के इसके साथ बाइंड हो जाना है। और ये बाइंड होने के बाद इन्होंने फिर इस बोन मेरो सिस्टम से बाहर निकलना है और मजीद इसको आगे प्रोसेस होना है। ये जो आरबीसी है ये रेडी हुआ। ये आरबीसी पहले बड़े साइज के होते हैं, फिर छोटे, फिर ये आखिरी में फाइनल आरबीसी अपना शेप ले करके और ये ब्लड सिस्टम के सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर चला दिए जाते हैं, जहाँ पर ये ऑक्सीजन के लिए और दीगर कामों के लिए ये ब्लड के अंदर अवेलेबल हो गए हैं अपने आयरन को लेकर के। अब ये जब ये यहाँ से आज़ाद हो गए हैं तो यहाँ से बनने के बाद इनकी अमूमन जो ज़िंदगी है वो 120 दिन की है।
और 120 दिन के बाद इनको डिस्ट्रॉय होना है। और अगर उससे पहले ये ज़ख्मी या कमज़ोर या कोई इनके अंदर प्रॉब्लम एरर आ जाता है तो उससे पहले भी ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन कम मिकदार में इसका होना नॉर्मली सही रहता है। तो यहाँ से ये शामिल हो गया आरबीसी बन करके। हमने देखा कितना आसानी के साथ एक सिस्टमेटिक तरीके से आयरन यहाँ से तरतीब से होता हुआ, ब्लड से होता हुआ यहाँ पर पहुँचा बाहिफाजत तरीके से, और बाहिफाजत तरीके से फिर आरबीसी में कन्वर्ट होकर के ब्लड के अंदर पहुँच गया। अच्छा, इस आरबीसी की उम्र 120 दिन ही क्यों होती है? 120 दिन क्या इसको तकरीबन एक एवरेज की जाती है, क्यों उसमें 120 दिन है? इसलिए कि इस एरिथ्रोपोइटोसिस का जो अमल होता है, इस दौरान में इसमें जो न्यूक्लियस होता है, इस स्टेज के दौरान में इससे न्यूक्लियस अलग कर दिया जाता है। जब न्यूक्लियस अलग हो जाता है तो इसका ये जो शेप भी बन जाती है, इस तरह की न्यूक्लियस भी इसके अंदर मौजूद नहीं होता, तो ये एक खास शेप ले लेता है और ये हमें नज़र आती है इसकी सिस्टम आरबीसी का तस्वीर के अंदर हमने देखा भी है। तो एक शेप ले लेता है और ये इसका न्यूक्लियस अलग हो जाता है। जब न्यूक्लियस इसका अलग हो जाता है तो इसके अंदर कोई प्रोटीन वगैरह मजीद बनने की चूँकि निज़ाम नहीं रहता, उसी का मातहत होना था, तो जब वो अमल नहीं होता है तो इसके अंदर जो एनर्जी, जो ताकत, जो इसको कुव्वत मुयस्सर है, उसने वक्त के साथ साथ ख़त्म होना है। और उसकी जो मियाद है वो 120 दिन है, जिस बिना पे इसने 120 दिन के अंदर डिस्ट्रॉय होना होता है। न्यूक्लियस होता है तो उसको दोबारा, इसकी जो कमी हो रही होती है वो उसको दोबारा रिफिल करता, लेकिन उसकी रिफिलिंग नहीं हो पा रही है, लिहाजा वो ख़त्म होगा, नया ही आएगा। और ये ख़त्म हो करके इसका जो आयरन है वो दोबारा काम में ले लिया जाएगा। अब हम अगली स्टेज के अंदर जाते हैं और हम ये देखते हैं कि इसका आयरन 120 दिन के बाद कैसे दोबारा मैक्रोफेज के अंदर ले लिया जाता है। मैक्रोफेज सबसे बड़े स्टोर्स में से एक स्टोर है, और हमने शुरू में बात की कि इसकी जो स्टोरेज है मैक्रोफेज सबसे ज़्यादा। इसके अलावा स्प्लीन के अंदर वहाँ पर भी स्टोर होता है, बोन मैरो के अंदर और लीवर के अंदर। ये इसके मेन स्टोरेज हैं जहाँ से ये ज़रूरत के तहत दोबारा तकसीम भी होते हैं और स्टोर भी रहते हैं मुनासिब मिकदार के अंदर। ये आरबीसी पे हम बात कर रहे थे कि जो इसके अंदर तैयार जवान होकर के चला गया, और लचक के ऊपर बात हो रही थी। तो ये इसकी लचक प्रोटीन्स की वजह से होती है जिसके अंदर होते हैं। चूँकि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए क्या है कि इसके अंदर डीएनए ना होने की वजह से जो इसके अंदर मज़ीद जो पैदाइश है प्रोटीन्स की वो नहीं हो पाएगी। जब वो प्रोटीन की पैदाइश नहीं आएगी तो क्या होगा, इसके अंदर जो लचक है, इलास्टिसिटी है इसके अंदर एक मखसूस, जिसके तहत ये बारीक से बारीक जगहों पर से भी गुजर सकते हैं और कैपिलरीज से होते हुए अपने मकाम तक जाते हैं, वो इसके अंदर अमल नहीं हो पाता। तो 120 दिन के बाद ये क्या है, इसके मुरझाने लगते हैं, इनके अंदर झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं, इनकी इलास्टिसिटी, इसके अंदर सख्ती आ जाती है, ये गुजर नहीं सकते थे। स्प्लीन के अंदर इसको कैप्चर करने का सिस्टम मौजूद है। उस स्प्लीन की बारीक और तंग और ऐसे घेरेदार जगहों में स्प्लीन पे हम ये मुकम्मल पढ़ेंगे कि कैसे वो कैप्चर कर लिए जाते हैं। तो वहाँ वो फंस जाते हैं। जब वो फंस जाते हैं तो इनका तिया पांचा करने के लिए वहाँ मैक्रोफेज मौजूद होते हैं। ये मैक्रोफेजेस जो मौजूद हैं ये इस आरबीसीज को पकड़ लेते हैं, अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं। किनको? जो ख़राब वाले हैं। जो सही वाले होते हैं उसके अंदर तो चूँकि लचक होती है, उसके प्रोटीन जानदार होते हैं, अभी काम कर रहे होते हैं, जवानी होती है उसके अंदर, तो वो आड़े टेढ़े होकर के उसके अंदर से गुजर जाते हैं इसकी तंग गलियों में से। लेकिन जो ज़ईफ़ होते हैं, ज़ख्मी होते हैं या जिनमें इलास्टिसिटी नहीं रहती, तो वो क्या है, ये पकड़ लिए जाते हैं। तो ये कुदरत का बनाया हुआ एक निज़ाम है। और आरबीसीज के अंदर इस तरह से कैप्चर करने के बाद अगला जो सिस्टम है अब हम इंशाल्लाह उसको पढ़ते हैं।